मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली लास्ट वीक में जो भी हमने पढ़ा कैपेसिटर्स के बारे में वो सबको सबको समझ में आया होगा। तो इस वीक में हम थोड़ा सा जो भी चीज़ें बची आखिरी की कैपेसिटर्स में वो कंप्लीट कर लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं यहाँ पे सर्किट्स की कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस चैप्टर में भी दिखा देता हूँ सॉल्व करके। किरचॉफ्स के लॉज मैं समझा देता हूँ बेसिकली और दिखा देता हूँ सो दैट कि वो आगे तुम्हें हेल्पफुल होंगे, है ना। लेकिन हम ज़्यादा नहीं, हम कुछ ही प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे सर्किट्स की कि बैटरी लगा रखी है हमने सर्किट्स में और तब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हर कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, ये फाइंड करना है। या फिर हमें फाइंड करना है कि बेसिकली हमें एक यहाँ पे नेटवर्क दिया है और उसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है ना। ये सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आगे की 2-3 लेक्चर्स में। फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर यहाँ पे ग्रेविटेशन। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशन स्टार्ट करने में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटर में जो भी चीजें कुछ बची हैं तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें सी इफेक्टिव निकालना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये एक मैं प्रॉब्लम से करना चाहूंगा डिस्कस। तो मुझे अब यहाँ पर x और y के अक्रॉस बताना है कि सी इफेक्टिव कितना होगा इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस। x और y के लिए बताना है इस वाले का सी इफेक्टिव कितना होगा, ये सॉल्व करते हैं ओके। तो ये सर्किट सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर एक मिरर रखा, मिरर मैंने कैसा रखा है एक्स वाई के अलाउंग रखा है, मिरर मैंने एक्स वाई के अलाउंग रखा है मैंने मिरर। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पर पैरेलल सिमेट्री देख रहा है। क्या देख रहे हैं हम लोग पैरेलल सिमेट्री देख रहे हैं। तो हमने सीखा है कि पैरेलल सिमेट्री यहाँ पे जब एप्लीकेबल है जब हम लोग यहाँ पर मिरर को जो दो पॉइंट्स हमें दिए उन दोनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग लाइन के अलाउंग रख रहे हैं ना। तो इसमें अगर ये मैंने मिरर रखा हो तो मैं दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के जैसा बिहेव कर रहा है। अगर ये पोर्शन ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज ये दिख रही है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज के जैसा बिहेव कर रहा है। तो हमें पता है कि पैरेलल सिमेट्री में हम फोल्ड कर सकते हैं। पैरेलल सिमेट्री में क्या कर सकते हो तुम फोल्ड कर सकते हो। ये वाले पार्ट को तुम ऐसे फोल्ड कर सकते हो, इसको उठाकर ऐसे इसके ऊपर रख सकते हो ना। तो जब उठाकर रखेंगे तो ये पॉइंट इसके ऊपर रहेगा ऐसे ना, ये फोल्ड हो जाएगा तुम्हारा। इसके अबाउट ये मिरर के अबाउट फोल्ड होता है पैरेलल सिमेट्री में। परपेंडिकुलर सिमेट्री में फोल्ड नहीं होता है। वहां पर परपेंडिकुलर सिमेट्री में जो यहाँ मिरर होता है वो बिहेव करता है एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। तो अगर फोल्ड करो तो मुझे सिर्फ ये आधा फिगर दिखाई देगा। तो अगर आधा फिगर क्या दिखाई देगा वो देखता हूं मैं, है ना। तो ये तुम्हारा पॉइंट रहा x और ये रहा C कैपेसिटेंस और ये रहा तुम्हारा पॉइंट y। ये वाला पार्ट तो कुछ भी फोल्ड नहीं होगा। अच्छा, इसके ऊपर ये वाला पार्ट आ जाएगा सुपरइम्पोज होकर। तो मैंने ये बताया कि जो भी पार्ट अपना फोल्ड होता है उसकी कैपेसिटेंस तुम्हें ट्वाइस कर देनी है। तो ये C और ये भी C है, तो ये दोनों फोल्ड होंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स C। फिर ये वाला पार्ट इसके ऊपर फोल्ड होगा तो y से एक पार्ट और निकला ऐसे, तो ये फोल्ड होगा इसके ऊपर और इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा C और C, तो ये 2 टाइम्स C, ठीक है। अच्छा देखो अब ध्यान दो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला पार्ट में ये पॉइंट इसके ऊपर फोल्ड होगा तो ये जो कैपेसिटर है ये वाला तुम्हारा कैपेसिटर अब रिमूव हो जाएगा क्योंकि इस कैपेसिटर के ये दोनों पॉइंट्स फोल्ड होने लगे। तो ये कैपेसिटर में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्मिनल्स सेम ही पॉइंट से जुड़े हैं ना। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा अपना रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नहीं नोट करेंगे। सिमिलरली ये भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट आपस में फोल्ड हो गए तो सेम टर्मिनल है, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो ये दोनों तो अपने रिमूव हो जाएंगे। हाँ, ये फोल्ड होगा तो ये फोल्ड होने के बाद ये बनेगा तुम्हारा यहाँ पे ऐसे जॉइन होगा और ये फोल्ड होगा तो ये इसके साथ फोल्ड होगा तो C और C, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स C। ऐसा कुछ फिगर आएगा। तो ऐसा कुछ फिगर आएगा। मुझे अब
एक्स और वाई का क्रॉस निकालना है तो निकाल सकते हैं। एक बार देखते हैं फिर से, ये ऐसे ही छूटा रहेगा, ये इसके ऊपर फोल्ड हो गया, ये इसके ऊपर फोल्ड हो गया, और ये दोनों रिमूव हो गए क्योंकि सेम पॉइंट्स है, और ये इसके ऊपर फोल्ड हो गया। ठीक है, तो अब एक्स और वाई का क्रॉस निकाल सकते हैं। एक्स और वाई के लिए ये पूरा तुम्हारा किसमें, ये तुम्हारा पूरा सीरीज में, ये पूरा अगर सीरीज में है तो इन तीनों को हम सीरीज में ऐड कर देते हैं। ये भी यहाँ पर सीरीज में, तो उनका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1/2c प्लस 1/2c प्लस 1/2c, तो हो जाएगा 3/2c, तो 2c/3, तो 2c/3 आ गया। फिर ये और ये पैरेलल में है तो cxy कितना आएगा, आएगा c प्लस 2c/3, तो ये आएगा 5c/3, तो इसका आंसर आएगा हमारा 5c/3। होपफुली ये सबको समझ में आया होगा। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम में तुम्हें है ना पैरेलल सिमेट्री सीखने को मिल रहा है। इसमें तुम्हें एक्सक्लूसिव दिख रहा है कि यार इसमें हम पैरेलल सिमेट्री से ही हमें स्टार्टिंग में दिख रहा है, जबकि मैंने जब पैरेलल सिमेट्री समझाई थी ना तो वहां पर जो प्रॉब्लम थी वो तुम्हारी परपेंडिकुलर सिमेट्री से भी सॉल्व हो रही थी, तो इतनी अच्छी फील नहीं आ रही थी। यहाँ पर देखो पैरेलल सिमेट्री की अच्छी फील आ रही है। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आइडिया के लिए कि हमें कैसे यूज करना है सिमेट्री। तो हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स निकालने हमने सीख लिया, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कॉम्बिनेशन की जिसके लिए हमें और ज्यादा हमें यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने होते हैं। तो वो चीजें जो भी हैं वो चीजें हम लोग सर्किट्स के बारे में जब पढ़ेंगे, है ना, कि जब किरचॉफ के लॉज पढ़ेंगे तब मैं वहां बताऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैंने तुमसे कहा था कि क्यूब वाली प्रॉब्लम भी तुम्हें सॉल्व करनी है, तो ये क्यूब वाली प्रॉब्लम मैं तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे फिर मेरे से पूछने लगा व्हाट्सएप पे कि इसका आंसर क्या होगा। तो तुमसे जबकि मैंने कहा था कि हम अगले चैप्टर में हम फिर से पढ़ना है, लेकिन वही चीज है कि तुम लोग मानते नहीं हो, तो इसलिए इस चैप्टर में ही चलो पढ़ लेते हैं चीजें। तो क्यूब वाली प्रॉब्लम में बेसिकली मैं ऐसा कर रहा था कि हमें एक यहाँ पर ये क्यूब दिया है, इस क्यूब के हर साइड पे एक कैपेसिटर लगा है ऑफ कैपेसिटेंस C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर लगा है ना, हर साइड पे लगा है। भूलना नहीं है कि किसी एक साइड पे छूट गया है, यहाँ पर वैसे कई बार छूट जाता है। जैसे लेक्चर नंबर 61 में जो मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दी थी सॉल्व करने का, उसमें वो गलती से मैंने एक जगह पे नहीं लगाया था। यहाँ पे तो ये 4 5 हो गई, ये हो गया, ये देखो यहाँ पर एक छूटा हुआ ना पे, हाँ ठीक है, तो ये हो गया ना, ये हर जगह पे लगाया कैपेसिटर। अब ठीक है, तो अब मैं तुमसे बोलूँ कि ये A और B ये पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, सबकी कैपेसिटेंस तुम्हारी C है, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है। तो मैं पूछूं कि इस A और B के अक्रॉस अगर मुझे इफेक्टिव नहीं, जैसे कि इस वाले सर्किट में इस A और B के अक्रॉस हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है कि क्या होगा इसमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो देखो इसमें क्या है कि अगर मैं A और B के लिए देखूं, तो ये मैंने अगर A और B के लिए यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसके लिए तुम ध्यान से देखो कि इसके लिए अगर मैं जो हमारा मिरर है, मैं अगर अपने मिरर को ऐसे रखता हूं, ध्यान से देखना है, तो ये मैंने देखो मिरर रखा है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये अगर मैं ऐसे रखूं मिरर को, तो उसमें तुम्हें बस इमेजिन करना है, अपने दिमाग में सोचो ये मेरा अगर मिरर रखा है तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ये जो हमने मिरर रखा है वो A और B की लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग रखा है। ये जो हमारा मिरर है A और B की, ठीक है, ज्वाइनिंग लाइन के अलाउंग रखा है, तो इसके अलाउंग ही तो अपना मिरर रखा है ना, इसी लाइन के अलाउंग। ये देखो अब मिरर तुम्हारा ये 3D फिगर, तो मिरर तुम्हारा एक प्लेन में दिख रहा है। इसके जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम्स में जो हमारा यहाँ मिरर होता था वो एक लाइन से दिखता था, यहाँ पर अभी भी अगर मैं फिगर को ऐसे देखता हूँ साइड से, तो मुझे देखो ये लाइन ही दिखाई देगी मिरर की ना, बेसिकली। या ऊपर से देखता हूँ तो मुझे ये लाइन दिखाई देगी, देखो वही चीज 3D फिगर है अपना, तो ये फिगर में ये मिरर हमारा एक प्लेन दिख रहा है, ये मिरर तुम्हें दिखना चाहिए, ठीक है, ये जो मैंने ऐसे बना रखा है ये मिरर हमें दिखना चाहिए।
तो ये मिरर में दिख रहा है कि यार ये ऊपर वाला बाहर वाला पार्ट और जो अंदर वाला पार्ट है वो दोनों तुम्हारी क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज है। अगर ऊपर वाला पार्ट तुम्हारा, ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसके पीछे वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, इमेज होगी। अगर ये बाहर वाला पोर्शन हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसके पीछे वाला पोर्शन हमारी इमेज है यहाँ पर ना, ये हमें देखना चाहिए। अगर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पैरेलल सिमेट्री है। यहाँ पे क्या है हमारी पैरेलल सिमेट्री है। और पैरेलल सिमेट्री में हम क्या करते हैं, पैरेलल सिमेट्री में हम फोल्ड करते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट पिछले पार्ट को ऐसे है ना, ये अपना क्यूब है तो क्यूब को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं ना, ये हमारी क्यूब वाली प्रॉब्लम है। तो हम ये क्यूब को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये इसके ऊपर सुपरइम्पोज करेगा, ये पॉइंट ये इससे जॉइन हो जाएगा, ये इसके ऊपर सुपरइम्पोज करेगा, ये वाला पोर्शन इसके साथ सुपरइम्पोज करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये किसी के साथ यहाँ सुपरइम्पोज नहीं करेंगे। तो मैं इसको फोल्ड करके दिखा रहा हूँ ना, आफ्टर फोल्डिंग मैं फोल्ड करके दिखा रहा हूँ। फोल्ड करने के बाद ये तुम्हारे पॉइंट्स रहे ए और बी, ये ए और बी रहे पॉइंट्स तुम्हारे। ये तो किसी के साथ फोल्ड नहीं होगा तो इसकी कैपेसिटेंस यहाँ सी रहेगी, ये इसके साथ फोल्ड हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटेंस अपनी 2 टाइम्स सी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस अपनी 2 टाइम्स हो जाएगी। और ये पॉइंट इसके साथ मुड़ गया था, ये पॉइंट ये दिखाया, फिर ये इसके साथ फोल्ड हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटेंस भी अपनी यहाँ पर 2 टाइम्स सी हो जाएगी कैपेसिटेंस। और ये किसी के साथ नहीं फोल्ड होगा तो ऐसे ही रहेगा। फिर इस साइड भी ये इसके साथ है ना, ये दोनों आपस में फोल्ड हो जाएंगे तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर ऐसे 2 टाइम्स सी। फिर ये अपना ये पॉइंट रहा बीच वाला, ये दोनों पॉइंट्स फोल्ड हो गए, फिर ये दोनों फोल्ड हो जाएंगे तो इसकी भी कैपेसिटेंस 2 टाइम्स सी रहेगी। और ये जो बीच वाला वो भी फोल्ड हो जाएंगे तो इसकी भी कैपेसिटेंस 2 टाइम्स सी हो जाएगी। तो ये ऐसा दिखाई देगा पैरेलल सिमेट्री अप्लाई की तो वो फिगर ऐसा दिख रहा है। तो वही चीज है कि चीजें यहाँ पर इमेजिनेशन पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा हमारी इमेजिनेशन इंप्रूव हो जाती है, ये ध्यान रखना है हमें। उसको सॉल्व करना आसान है, ये तीनों यहाँ पर सीरीज में है पहले, तो सीरीज में सॉल्व करेंगे तो 1/2 टाइम्स सी प्लस 1/c प्लस 1/2 टाइम्स सी। तो ये सॉल्व करने पर ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो आएगा तुम्हारा 4/2 टाइम्स सी। इसको उल्टा कर दिया तो 2c/4 तो ये आ जाएगा c/2। तो ये तीनों का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन आ गया c/2। इसको हटाकर मैं अब c/2 लगा सकता हूं। अब ये c/2 और ये 2 टाइम्स सी, ये दोनों तुम्हारे पैरेलल में है, देखो ध्यान दो पैरेलल में है तो ऐड करेंगे तो ऐड तो डायरेक्टली ऐड करेगा तो 2c प्लस c/2 तो 4 प्लस 5c/2। तो ये पूरा हटाकर मैं यहाँ पर एक 5c/2 का कैपेसिटर लगा सकता हूँ। ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। फिर ये तीनों सीरीज में है तो 2/5c प्लस 1/2c प्लस 1/2c तो ये होगा 2/5c। इसको ऐड कर देंगे पहले तो आएगा 1/c। फिर इसको ऐड करें तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ऊपर आएगा 7 और नीचे 5c तो उल्टा कर देंगे तो 5c/7। तो ये तीनों का सम आ जाएगा तुम्हारा 5c/7। ठीक है, हम यहाँ पर सक्सेसिवली रिड्यूस कर रहे हैं। फिर ये दोनों पैरेलल में है तो CAB आ जाएगा 5c/7 प्लस c। तो ये एलसीएम लिया तो ये 7 यहाँ पर 12c/7। ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, CAB आ गया फाइनली 12c/7। फाइनली ये सबको समझ में आया कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ये अभी एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक और सॉल्व करता है, इसको नोट करो पहले। ये पोर्शन मैं रख कर देता हूं।
तो देखो अब यहाँ पर एक और लेके चलते हैं क्यूब में। क्यूब में बेसिकली तुम्हारे यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, वो भी मैं देखो समझाता हूँ 3 केसेस है ना कैसे बनते हैं। क्यूब में जो भी हमने पिछली प्रॉब्लम जो सॉल्व की उसमें बेसिकली क्या था कि उसमें हमने जो सी इफेक्टिव फाइंड किया है वो ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस फाइंड करा, ये पॉइंट्स के अक्रॉस, ये तुम्हारे कौन से साइड वाले पॉइंट्स। अब साइड वाले पॉइंट्स तुम चाहे ये लो या ये लो या ये लो है ना, ये सबके ऐसे ही नहीं आएगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि ये फेस की डायगोनल के अक्रॉस, ये ए और बी, अब ये नहीं है तुम्हारा, ये और बी तुम्हारा ये ए है और ये बी है, ये है तुम्हारा ए और बी, इसके अक्रॉस मुझे सी इफेक्टिव फाइंड करना है, तो उसको बोलते हैं फेस की डायगोनल के अक्रॉस। अगर पॉइंट्स नहीं है तब हमें सॉल्व करना है। जैसे तुम्हें पता है कि बाकी तो अभी है ना हर साइड में कैपेसिटर लगा हुआ है ऑफ कैपेसिटेंस सी कैपेसिटेंस का हमने कैपेसिटर लगा रखा है, ये ध्यान रखना है। तो हर ब्रांच में हमने फिक्स कर दिया है कैपेसिटर, सबकी कैपेसिटेंस हमारी सी हमें गिवन है, और अब मुझे फाइंड करना है कि ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी। तो वो इसमें है तुम्हारा फेस की डायगोनल के अक्रॉस, ये पॉइंट्स क्या है फेस की डायगोनल के अक्रॉस पॉइंट्स है। तो इस केस में तुम्हें यहां पर देखना चाहिए परपेंडिकुलर सिमेट्री। अगर मैं ए और बी पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ूं ऐसे, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये जो मैं मिरर ड्रॉ करने वाला हूँ इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें दिखाई देगा मिरर, ये जो हमें दिखाई देगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा 3D फिगर है, देखो यहाँ पर ये मिरर मैं ऐसे रखूं, ये मिरर मैं ऐसे रखूं, ये हमने मिरर देखो ऐसे रखा है, ये पूरा मिरर मैंने देखो क्या रखा है कि ए बी लाइन के ना, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर मिरर मैंने ऐसे रख दिया ना, ये इस फेस से ऐसे पास होता जा रहा है मिरर ऐसे, ये द्वारा रखा मैंने। तो ये मैं रख देता हूँ, ये पोर्शन में रख देता हूँ, तो तुम्हें मिरर अगर मैं ऐसे इसी प्लेन से पास हो तो तुम्हें ज्यादा फील आएगी। तो वो ध्यान रखना वो हमने मिरर रख रहे हैं, तो ये ध्यान से देखो, ये हम रख रहे हैं अपना मिरर, ये हमारा मिरर है। अगर ये हमारा यहाँ पर मिरर है तो पहली चीज ये कि ये मिरर मैंने रखा है ए बी को जो हमने एक लाइन से ज्वाइन कर रखा है उस ए बी के परपेंडिकुलर रखा है मिरर, है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर रखा है मिरर, और ये वाला पार्ट, इस साइड वाला पार्ट और उस साइड वाला पार्ट, ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पार्ट, ये है ना, ये मिरर के इस साइड वाला पोर्शन और उस साइड वाला पोर्शन, वो दोनों क्या है एक दूसरे के ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वो इमेज है, अगर उसको ऑब्जेक्ट मान लोगे तो ये वाला पार्ट इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज वाला रिलेशन भी आ रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री, ये तुम्हारे यहाँ पर परपेंडिकुलर सिमेट्री अप्लाई हो सकती है। और परपेंडिकुलर सिमेट्री में हमने क्या सीखा था कि ये जो हमारा मिरर होता है ये बिहेव करता है एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बिहेव करता है एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का जैसा बिहेव करता है हमारा मिरर, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का जैसा बिहेव कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तब अब हमें पता है कि इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे सबका सेम है पोटेंशियल, मतलब कि इसका और इसका सेम होगा पोटेंशियल, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इसी मिरर में लाई कर रहे हैं। अगर इनका सेम है पोटेंशियल तो ये कैपेसिटर मेरा रिमूव हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर का दोनों जो टर्मिनल्स है वो सेम पोटेंशियल पे है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी इसको भी रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को रिमूव करके, ध्यान देखो, अब ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को रिमूव करके जो मैं फिगर ड्रॉ करूं तो क्या दिखाई देगा। देखो अब मैं यहाँ पर चीजों को रिमूव कर रहा हूँ, तो एक तो पहले मैंने ये लाइन रिमूव कर दी, क्योंकि अब मैं वापस से सेम फिगर नहीं ड्रॉ करूंगा, ठीक, ये लाइन मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी और ये मैं
मिरर रिमूव कर रहा हूं और ये दो कैपेसिटर्स भी रिमूव कर रहा हूं क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल ड्रॉप है, तो ये कैपेसिटर भी हमने रिमूव कर दिए। हमने कैपेसिटर भी ऐसे रिमूव कर दिया और ये हमने मिरर भी रिमूव कर दिया। तो ये ऐसा फिगर दिखाई देगा ना, ये ऐसा फिगर हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाई और हमने फिगर को इस फॉर्मेट में रिड्यूस कर दिया। अब ये सॉल्व करना आसान है। देखो अब सॉल्व करना कैसे आसान है वो मैं दिखा दूं तुम्हें। अब सॉल्व करते हैं इसको, ए और बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखते हैं सॉल्व करना कैसे होता है। तो अब हम अप्लाई करेंगे मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पे देखूं, इन दोनों पॉइंट्स पे, तो ये दोनों हो जाएंगे तुम्हारे सीरीज में। देखो ऐसा सीरीज में है, सीरीज हो जाएंगे तो c/2, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में c/2। फिर यही दो पॉइंट्स के लिए ये c/2 और ये c/2 हो जाएंगे पैरेलल में, तो हो जाएगा c। तो ये पूरा रिमूव करके मैं अब यहाँ पर एक c ओम का लगा सकता हूँ, सॉरी c फैराड का लगा सकता हूँ कैपेसिटर। अब ध्यान से देखते हैं ए और बी के लिए ये पूरे हो जाएंगे तुम्हारे सीरीज में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा c/3, ये तीनों हो जाएंगे c/3 और ये दोनों हो जाएंगे तुम्हारे सीरीज में, ये भी हो जाएंगे सीरीज में, तो ये c/2 और c/2। तो फाइनली अगर मैं लिखूं तो फाइनली ये c/2 है ना ए और बी के लिए, और ये बीच वाला था अपना वही जो है ना c/3 वही r वाला, और ये हो गया अपना c/2। अब ये जो हो जाएंगे अब पैरेलल में, तो CAP आ जाएगा c/2 c/3 c/2। सॉल्व करेंगे तो c बचेगा तो जाएगा 3c/4। ये क्या देगा 3c/4, नहीं सॉरी 3c/4 नहीं, तो c प्लस c/3 तो 4c/3 है ना, सॉरी 4c/3। ये c कैसे है इनका सम से, c/2 c हो गया और अभी c/3 ऐड करना बाकी है, एलसीएम लेंगे तो 4c/3 आएगा। ये बस ऐसी ही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तुम लोग सामने होते नहीं तो तुम लोग करेक्ट नहीं कराते और मैं कई बार लिख के भूल जाता है। इसलिए बस वो जब भी अपनी कैप्चुअल मिस्टेक रहे माइनस थी और तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है, तो इतना देर समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अगर माइनर मिस्टेक रहे तो उसको फॉरगिव करने की कोशिश करो और समझने की, है ना, मेरे से कंफर्म कर लो अगर कंफ्यूज हो रहा है। बाकी तो सब लोग इतने समझदार तो हैं ना, जैसे कि ये अभी जैसे मेरे से मिस्टेक होने वाली थी, ठीक है, फिर मैंने देख लिया कि नहीं यहाँ पे मुझे लगा दिमाग में कि मैंने कुछ कैप्चुअल मिस्टेक कर दी क्योंकि यहाँ पे 3 बचना चाहिए, मैं नीचे 4 लिख रहा था। तो अगर तुम्हें लगे कि हाँ सर से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, तो और तुम्हें समझ में आ रहा है तो उसको फिर है ना जाने दिया करो, ऐसा कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। तो होपफुली सबको समझ में आया कि यहाँ पर हमने यहाँ पे क्यूब की देखो दोनों प्रॉब्लम देख ली, एक में हमने परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाया और एक में हमने पैरेलल सिमेट्री लगाया। अब क्यूब में एक केस और होता है, लेकिन वो केस फिर सॉल्व होता है पाथ सिमेट्री से और किरचॉफ्स के लॉज से। वो चीज तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो वो हम लोग क्यूब का जो थर्ड वाला केस है वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला केस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पाथ सिमेट्री जो होती है उसके लिए हमें किरचॉफ्स के लॉज भी चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें वहां पे पूरा सर्किट सॉल्व करना होता है। तो अभी मैंने सर्किट्स नहीं पढ़े, मतलब कि बैटरी लगा के कैसे सॉल्व कर रहा है वो हमने नहीं पढ़ा, उसकी प्रॉब्लम्स भी अभी तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेंगे उसको अभी, है ना। अब मैं यहाँ पर एक टाइप की प्रॉब्लम और कराना चाहता हूँ। हम लोग CFFT भी निकाल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ये जो हम लोग अभी डायरेक्ट्रिक वाला है कर रहे हैं उसमें भी CFFT निकाल रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला वेरिएबल है। तो फर्स्ट केस में कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ, इसको एकदम टाइप की प्रॉब्लम नहीं मान लो, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अलोंग द प्लेट्स, वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट along the plates, variation of dielectric constant along the plate। इसमें क्या है कि देखो तुम्हें यहाँ पर एक ये
कैपेसिटर दिया, ये हमारी प्लेट है और यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है। ये तुम्हारा देखो इसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें देखो, इसमें अब डाइलेक्ट्रिक फील्ड जो है ठीक है, इसमें क्या है कि अब किसी भी x डिस्टेंस पे, किसी भी यहाँ से है ना प्लेट के अराउंड, तो किसी भी एक एंड से जा रहा है x डिस्टेंस पे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें दी है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो k है ना इसमें, वो तुम्हारा कांस्टेंट ही है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तुम्हारा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा वेरिएबल, इसकी वैल्यू तुम्हें दी है ax + b। तो इस इंस्टेंट में तुम्हारी k की वैल्यू क्या है, ax + b दी है, ऐसे ax + b दी है हमने। और एरिया ऑफ जो प्लेट है तुम्हारा, एरिया ऑफ जो प्लेट है वो तुम्हें दिया है एक प्लेट का एरिया, ऐसे एक साइड का एरिया वो तुम्हें दिया है l × b, सिंबल a लिख देते हैं। ये तुम्हें दिया l × b। l क्या है, l है ये लेंथ, और b क्या है इसकी, ये ब्रेथ है ना, ऐसे ये वाला पार्ट अपना b रहेगा, ये ध्यान रखना, ये पार्ट b रहेगा। ऐसे बाहर की ओर अगर इसको बाहर की ओर से ड्रॉ नहीं कर सकता, ये पार्ट b रहेगा। बेसिकली ये इतनी प्लेट वाली ऐसे बनी होगी, ये देखो यहाँ दिखाता हूँ फिगर। तो ये अपना l हो गया है और ये अपना b हो गया ऐसे, और ये रहा तुम्हारा यहाँ पर ऐसे ये टर्मिनल है, ऐसा कुछ होता है 3D फिगर। तो ये एरिया इस फॉर्म में दिया गया × b। तो ये रही तुम्हारी एरिया ऑफ प्लेट। तो हमें फाइंड करना है कि इस केस में सी इफेक्टिव क्या होगा इसका, ये अगर तुम्हारा ए और बी टर्मिनल्स है तो उसमें सी इफेक्टिव क्या होगा, एक्स वाई मान लो, क्योंकि यहाँ पर ए फॉर एरिया ले लिया है, 3 पॉइंट्स को एरिया नहीं देते, इसको पी और क्यू मान लो टर्मिनल्स। तो हमें बताना है कि पी और क्यू के अक्रॉस इस केस में सी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हम कैसे सी इफेक्टिव यहाँ निकालने वाले हैं। तो उसको ट्राई करो जल्दी से, देखो ट्राई करना है तुम्हें, कोशिश करनी है पॉज करके वीडियो को, या फिर है ना, क्योंकि मैं तो अभी सॉल्व करने वाला हूँ, मैं उसको अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसको यहाँ पर रोको, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करना है तुम्हें फिर से। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें देखो यहाँ पर ये P है, ये Q है, अरे यहाँ से ये पूरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने यहाँ से किसी भी x डिस्टेंस पर एक dx की एक स्ट्रिप ले ली है। अच्छा, इस स्ट्रिप पे तो हर पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना। क्या रहेगी इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू रहेगी ax + b। तो मैं किसका अगर लिखूं, इस वाले पोर्शन का मैं लिखूं किसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो क्या लिखोगे तुम, तो लिखो यहाँ पर k epsilon इनटू उसका एरिया, इसका एरिया लिखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ऐसा ना, ये हमें दिखाई देगा ना, अगर 3D फिगर देखेंगे तो एरिया में क्या आएगा तुम्हारा ऐसा कि ये तो अपना dx है, ये पोर्शन तो अपना dx है और ये तो अपना b है, तो एरिया में आएगा b × dx, b × dx, b × dx रहेगा एरिया में। तो k epsilon a अपॉन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो तो यहाँ पर d ले लो, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमें d दी हुई है ना, वो तो हमें चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर d दी हुई है, तो प्लेट्स की डिस्टेंस हमने d दी थी। तो ये आ गया तुम्हारा एक स्ट्रिप की कैपेसिटेंस। ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, ऐसे तुम्हारी बहुत सारी यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी ऐसे पतले स्ट्रिप्स होंगी। अगर मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स को सोचूं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स को मैं सोचूं, तो ये सारी की सारी स्ट्रिप्स पी और क्यू के लिए किस में होंगी, सीरीज में या पैरेलल में, बस ये सोचना है हमें, ठीक है, ये सोचना है हमें। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसके आगे फिर से अब रोक दो वीडियो को, फिर से ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे है ना काफी हिंट मैंने तुम्हें दे दिए कि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी स्ट्रिप्स हमें सोचनी है। और पी और क्यू के लिए सारी स्ट्रिप्स अब किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में, वो कर लिया तो हमें बस यहाँ पे इसको सीरीज या पैरेलल के फॉर्म में कंबाइन कर देना है और ऐड कर देना है। वैसे ऐड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प चाहिए, हमें किसकी हेल्प चाहिए, इंटीग्रेशन की हेल्प चाहिए। तो उसको रोक के आगे सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर। तो अगर तुम सबने सोच लिया होगा तो यहाँ पर ये जो सारी स्ट्रिप्स आएंगी, सबकी सब स्ट्रिप्स हमारी
पी और क्यू के लिए पैरेलल में होगी। किसमें होगी? पैरेलल में। पी और क्यू के लिए सबके सब स्टेप्स हमारे किसमें होगी? पैरेलल में होगी, है ना? क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इंटरफेस आते हैं तो वो पैरेलल में होता है। तो यहाँ पर सारे स्टेप्स है ना पैरेलल में होने वाले। यहाँ पे अब मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन आने वाला है, तो टोटल निकालने के लिए जो हमने एक का निकाला है उसको कर देंगे इंटीग्रेट ना, पैरेलल में है तो पी और क्यू के क्रॉस इफेक्टिव निकालने के लिए हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, क्योंकि यहाँ पे डीसी प्लस डीसी प्लस डीसी प्लस सबका ऐड करना है और यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी एप्सिलॉन नॉट बी डीएक्स अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेरे कांस्टेंट्स है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो सी पी क्यू आने वाला है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ है? तो देखो यहाँ पर ये एल लेंथ थी, एक्स की लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू एल, फ्रॉम 0 टू एल। पहली स्टेप यहाँ पर और आखिरी स्टेप यहाँ पर ना। फर्स्ट स्टेप ये होगी यहाँ पर होगी, ये होगी मेरी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के लिए एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पर ये होगी मेरी लास्ट स्टेप। अगर ये लास्ट स्टेप है तो लास्ट स्टेप के लिए x इक्वल टू l होगा। x क्या होगा? l के इक्वल होगा। ये दिया, उसको सॉल्व कर लेते हैं तो सी पी क्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी a इंटू एक्स का l स्क्वायर बाय 2 प्लस b इंटू l। मैंने लिमिट में पुट कर दिया, तो ये मेरा आएगा आंसर। ऐसे लिख सकते हो या फिर अरेंज कर सकते हो, उसको नोट करो फिर, ठीक है। अल्सियम लेके लिखना चाहो या फिर इतना भी सफिशिएंट है, पूरा ये चलेगा ना। तो हम इसी में हम लोग अगली प्रॉब्लम आते हैं, इसको नोट कर लो। इसमें कुछ नहीं क्या है? वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। अगले में आ रहा है हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। यही फिगर लेके चल रहा हूँ, सब कुछ यही लेके चल रहा हूँ, बस प्लेट्स के परपेंडिकुलर है। इसमें भी तुम्हें अपना टाइम दूंगा सॉल्व करने का। डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, प्लेट्स के परपेंडिकुलर यहाँ पर वेरिएशन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब कैसे कि जब हम लोग x ऐसे जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो k दिया है वो तुम्हें ax प्लस b दिया है ना। बाकी तुम्हें एरिया ऑफ प्लेट है इनटू b दिया है और बाकी वही सबका सब है ना, वही डेटा। तो बताना है कि यहाँ पर सी पी क्यू क्या होगा, p और q के क्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। इस पूरे में वही डायरेक्ट्रिक अपना फील्ड है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे वैरी कर रहा है। तो अब हमें ये पार्ट सॉल्व करना है, तो ना सब लोग जल्दी से ट्राई करना शुरू कर दो। खुद से ही तुम्हें अब ट्राई करना चाहिए वैसे, फिर बाद में सॉल्यूशन लिखना चाहिए। तो एक बार रोक देना है वीडियो को, ट्राई करना है जल्दी से, फिर देखना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। रोकने के बाद ही देखना है सॉल्यूशन यहाँ पे। तो देखो अब सॉल्व करता हूं मैं। यहां पे क्या किया कि मैंने चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मैंने x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस के स्ट्रिप ले लिया ऐसे, ये स्ट्रिप ले ली। इस स्ट्रिप का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो ये लिखा है इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू x प्लस b। इस स्ट्रिप की कैपेसिटेंस क्या होगी, dc लिखूं अगर मैं, तो यहाँ पर dc क्या होगा, तो होगा k मतलब कि ax प्लस b फिर एप्सिलॉन नॉट फिर a। इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया ये होगा, इसका एरिया, तो उसका एरिया तो सिंपल सा l into b रहेगा। इसके एरिया में चेंज नहीं आएगा, इसका एरिया क्या रहेगा l into b रहेगा। पर
इसकी लेंथ क्या होगी, इस स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ होगी इसकी, जैसे यहां से अगर प्लेट्स की डिस्टेंस यहाँ डी होती है, इसकी होगी डिस्टेंस दोनों सरफेसेस के बीच की, इंटरफेस के बीच की dx होगी, तो ये यहां पर आएगा ऑपरेटर dx, ये चीज है यहाँ पर, ये आएगी इस स्ट्रिप के लिए कैपिटल टर्म्स। अब ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, यहाँ पर पहले स्ट्रिप, फिर दूसरे स्ट्रिप, फिर तीसरी, फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स यहाँ तक। तो इस केस में पी और क्यू के अक्रॉस जो सारी लगी होंगी कैपेसिटेंस स्ट्रिप में, वो तुम्हारी सबके साथ पैरेलल में होंगी, पैरेलल सॉरी पैरेलल में नहीं, सीरीज में होंगी। इस केस में सारे स्ट्रिप्स जो होंगी पी और क्यू के लिए सब सीरीज में होंगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो फिर से एक बार रोक देना है, फिर से एक बार तुम्हें यहाँ पे पॉज करना है और फिर आगे सॉल्व करना है, फिर से तुम्हें पॉज करके आगे कैलकुलेट करना चाहिए। मेरी तो यही एडवाइस है कि आगे है ना रोक के सॉल्व करो। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे इफेक्टिव निकालना है, तो पता है सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है ना, 1/CPQ = 1/dc + 1/dc + 1/dc ऐड करते जाएंगे, तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, ये हमें सॉल्व करना है सीरीज में। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, dc के लिए ये रख दिया हमने ax + b एप्सिलॉन नॉट lb अपॉन dx, dx ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 1/CPQ निकलेगा, तो वहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट lb, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, मतलब देगा ax + b into dx from 0 to d। यहाँ पे x की लिमिट क्या होगी, 0 to d है ना, 0 to d होगी, पहली स्टेप यहाँ पर होगी और लास्ट स्टेप यहाँ होगी, तो x 0 से d तक जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और 1/x + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला होता है तुम्हारा ln ax + b। और ln में तुम्हें पता है कि जब भी यहाँ पर log आ जाए तो ये 0 वाला वेस्ट नहीं जाता है, जबकि जो हमने पीछे किया था, पिछले में किया था तो 0 वाला वेस्ट गया था, क्योंकि सब कुछ 0 आ जाएगा है ना, जो लोअर लिमिट है वो 0 रहेगा, पर यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट क्या है कि ln b बचेगी। तो ये ध्यान रखना, ये भी बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हमें हर बार क्या करते हैं कि यहाँ लिखा 0 तो लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगी, तो ये ध्यान रखना कि लोअर लिमिट हमेशा 0 नहीं होती है, तो यहाँ पर सिली मिस्टेक नहीं करनी है बस। तो हमने अब लिमिट पुट करते हैं, तो ये आ गया ln ad + b अपर लिमिट माइनस ln b, ये लोअर लिमिट। सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा 1/CPQ = ln ad + b अपॉन b अपॉन एप्सिलॉन नॉट lb। तो यहाँ से CPQ कितना है, वो आएगा एप्सिलॉन नॉट lb अपॉन ln ad + b अपॉन b, ये आएगा मेरा आंसर। एक बार इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई सिलेबस मिस्टेक ना कर दियो, और हमें ऐसे करना है इसको। होपफुली सबको समझ में आ रहा कि हमें किस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबको सही लग रहा है, इंटीग्रेशन नहीं करते 1/x का ln, अच्छा यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा नीचे, ln ax + b अपॉन a, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन, तो ये मेरा a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया, ये आएगा यहाँ पे ऐसे ऊपर, तो ये आएगा। देखा, ये सिली मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए हमेशा एक बार हमेशा चेक करना चाहिए, मुझे भी और तुम सबको भी। होपफुली इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है, कि अगर वेरिएबल अगर दिया होगा डायरेक्टली कांस्टेंट तो हमें कैसे प्रोसीड करना है। अच्छा देखो, इसी में तुम्हें मैं होमवर्क के लिए तुम्हें एक मैं प्रॉब्लम देता हूँ यहाँ पे ना, होमवर्क के लिए तुम्हें देता हूँ मैं प्रॉब्लम, ये तुम्हें घर से करके मुझे भेजनी है, सेंड करनी है, मुझे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है। वैसे तुम लोग यार बहुत ही कम स्टूडेंट हो जो मुझे सेंड करते हो, मुझे लग नहीं रहा है कि तुम लोग सीरियसली पढ़ रहे हो। अगर मैं 5-6 लोगों को छोड़ दूं तो बहुत ही कम लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं ऐसा मत करो, थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाओ ना, पूछ लो चीज़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इंटरेक्शन बढ़ाओगे तो ही तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। तो तुम्हारा देखो होमवर्क क्या है,
ये तुम्हें यहाँ पर ऐसे प्लेट दी है, ये P है, इन प्लेट के बीच हमने डायरेक्ट्रिक भर रखा है, ध्यान रखना डायरेक्ट्रिक हमने भर रखा है। ये दूसरी प्लेट है, ये क्यू टर्मिनल, मैंने डायरेक्ट्रिक ऐसे फिल कर रखा है, आधा पोर्शन यहाँ से। ये इस पूरे का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा ये K1 है, और इस पूरे का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा K2 है, ठीक है। ये फिल कर रखा है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये इंटरफेरेंस का ये तुम्हारा होमवर्क है। तुम्हें बताना है कि इसकी इफेक्टिव डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगी P और Q के लिए, इफेक्टिव डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगी, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलता है।